हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 13 सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, और इसके दौरान और जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और किस प्रकार से इन्होंने प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों को बताया कि किन किन विधियों से, किन किन तरीक़ों से जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको सफल बनाया जा सकता है। और इस लेसन को हम पढ़ रहे थे तो इसके दौरान हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड के यहूदियों की बात, जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस प्रकार का एक कानून बनाया गया इंग्लैंड के अंदर कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार एक कानून बनाया गया कि कोई भी यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। और ये कानून सिर्फ यहूदी लोगों पे ही लागू होता था, ईसाई लोगों पे ये कानून, ये नियम लागू नहीं होता था। और किस प्रकार से फिर वो दुखी लोग, यानी कि यहूदी लोग इंग्लैंड में राजा के पास पहुँचते, राजा को ये सब अच्छा लगता था और राजा इन कामों से प्रसन्न था, क्योंकि जब कोई भी यहूदी व्यक्ति मर जाता और उसकी संतान राजा के पास पहुँचती कि आप हमारे साथ इस प्रकार का न्याय नहीं करो, यानी कि कुछ ना कुछ ज़मीन हमें दो, तो इस बात से राजा बड़ा प्रसन्न था, राजा बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो कोई भी अगर मृत व्यक्ति की संतान उसके पास पहुंचती तो वो उसमें से क्या करता, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता और कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को क्या कर देता, सौंप देता, यानी कि उस यहूदी को दे देता। तो इस प्रकार से ये अन्याय यहूदियों के साथ अन्याय था, उनकी भावनाओं को विचलित कर देने वाला था और बहुत ज़्यादा उन्हें अन्याय का भाजन होना पड़ा, अन्याय का सामना करना पड़ा। और
अंत में हमने इसी को पढ़ा था कि इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो यानी कि शिकार होता, उसे अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे या खड़ी हो जाती थी। यानी कि अन्याय से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाना। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का अंश। आप अफ्रीका का उदाहरण लें। किस देश का? अफ्रीका का। एकदम ताज़ा उदाहरण, यानी कि लेखक इस लेसन के अंत में हमें एक अन्य उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा है, और वो भी है अफ्रीका का उदाहरण, एकदम ताज़ा उदाहरण। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं, वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, कठिनाइयों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे भारतीय हैं। वे भारतीय हैं क्या नहीं है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अफ्रीका का उदाहरण लेते हैं, एकदम ताज़ा उदाहरण है। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं, रंग भेद नीति अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चली थी, और जिसमें भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना बहुत अभूतपूर्व योगदान भी दिया था। और वहाँ के एक राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला, और उन्होंने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनको दक्षिणी अफ्रीका के महात्मा गांधी भी कहा जाता था। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं, वे भारतीय हैं क्या नहीं हैं? श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है। जो श्वेत चमड़ी वाले हैं, गोरे लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, कोई कठिनाई या कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो वे रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, सफ़ेद चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। तो भी रेवरेंड स्कॉट है जो स्वयं श्वेत है, गौरवर्ण है, गोरा है, परंतु फिर भी वो इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध वो खड़ा है, यानी कि अश्वेतों के साथ वो खड़ा है। श्वेत है फिर भी वो अश्वेतों के साथ खड़ा है। उनके साथ हो रहे अन्याय के लिए वो क्या कर रहा है? उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए वो क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, गौरवर्ण हैं, भी दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने भी
भारतीय लोगों ने जहाँ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में जो संघर्ष किया, वहाँ के लोगों ने भी, श्वेत वर्ण के लोगों ने भी, यानी कि अश्वेत लोगों ने भी, श्वेत वर्ण लोगों ने, श्वेत जातियों ने क्या किया, उस संघर्ष में भारतीयों का साथ दिया, अर्थात उसमें भाग लिया। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। सार्वजनिक अंतरा यानी कि सभी के लिए। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसमें बेकार में ही, व्यर्थ में ही आपको क्या हो, किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुँचे या कष्ट हो। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि, लेकिन कभी कभी यदा कदा मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। भुलक्कड़ मतलब भूलने वाले, किसी चीज़ को भूलना, तो कितने भुलक्कड़ हैं हम। दक्षिणी अफ्रीका की चर्चा करते हैं, हम दक्षिणी अफ्रीका की चर्चा करते हैं। मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ कि हम जो दक्षिणी अफ्रीका की पृथक्करण की नीति, यानी कि अलगाववाद की जो नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, यानी कि इतनी हाय तौबा मचाते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं, आंदोलनरत होते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है, परंतु हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि हमारे, अर्थात भारत के अंदर हर एक गांव में एक दक्षिणी अफ्रीका है। यानी कि इस चीज़ को हम भूल गए हैं कि हमारे हर एक गांव में क्या है, एक ना एक दक्षिणी अफ्रीका है। अर्थात यहाँ भी निम्न वर्ग के लोगों पे क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो, लेकिन तब भी मैंने, इसके बावजूद भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। लेकिन तब भी मैंने शायद किसी को देखा हो, शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। यानी कि भारत में ऐसा नहीं होता। यानी कि दलित वर्ग के विकास के लिए अगर किसी को खड़ा होना है तो मैंने आज तक भारत में ऐसा नहीं देखा है। जबकि दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत जातियों को बचाने के लिए कुछ श्वेत जातियां भी आगे आई, अर्थात उन्होंने सहयोग दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है, एकात्मकता की भावना नहीं है, लोगों के सार्वजनिक हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि यहाँ कोई सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में, और लेखक कह रहा है कि यदि लगातार ऐसा होता ही रहा तो हम अपने में और अपने भारत में, अपने में और अपने भारत में कैदी बने रहेंगे अल्पमत वाले, यानी कि अब सरकार की बात भी कर रहे हैं साथ में,
जो अल्पमत वाले हैं, विपक्षी दल है, जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, जो इस अन्याय का सामना कर रहे हैं, बहुमत वालों से किसी भी प्रकार की सहायता न प्राप्त करें और बहुमत वालों से कभी भी और किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त नहीं कर पाएंगे या कर सकेंगे, जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे, जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है। इन सब से भी जो विद्रोह की भावना है, विरोध की भावना है, वो क्या है, बढ़ती है, घर करती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है, लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है, जो डेमोक्रेसीवाद है उसको खतरा पैदा हो जाता है। यानी कि बहुमत वालों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर लोकतंत्र को सफल बनाए रखना है तो अल्पमत वालों का, अल्पमत वालों के हितों को क्या रखा जाए, ध्यान में रखा जाए और उनको भी साथ लेकर चला जाए, तो ही सफल प्रजातंत्रवाद कहा जा सकता है या सफल लोकतंत्र कहा जा सकता है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है। जो कुछ भी मैंने कहा, लेखक कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए या कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया, जिनका किसी राजनीति के शास्त्रज्ञ ने यानी कि राजनीति के जानकार ने आविष्कार किया हो, उनका पैदा किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से, भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का चित्र मात्र है। यह सब उसी का एक चित्र मात्र है। अंत में है, मेरा विश्वास है, यकीन है, यकीनन ही कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। यानी कि प्रजातंत्र को अगर बनाए रखना है, जो उपयुक्त हमने शर्तें पढ़ी है, विभिन्न जो टॉपिक्स पढ़े हैं, विभिन्न जो बिंदु पढ़े हैं, ये लोकतंत्र को सफल बनाए रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हैं इस लेसन के क्वेश्चंस जो आपको अपनी फेयर बुक के अंदर करने हैं। तो इनको बढ़िया तरीके से करोगे आप। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं 2, फिर आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 3 क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक में। फिर लघुतरात्मक प्रश्न में भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। और फिर आगे है निबंधात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ तक ये आपको करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हमारा आगामी लेसन ठेले पर हिमालय जो धर्मवीर भारती का है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।